हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस, नेट जेआरएफ, बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली भर्ती, DSSB, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 और अपलोड किया जा चुका है पहले ही चैनल पर, उसे आप सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत विविध प्रश्नों से संबंधित आज के वीडियो का पार्ट 2 और आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। आज के वीडियो का पहला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। तो एक तरफ प्रमुख व्यक्ति और उनकी पुस्तकों को सुमेलित किया गया है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग, और थियोडोर एल्साई की पुस्तक है द लिगेसी ऑफ द लोकमान्य। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942। वह शहनवाज खान की पुस्तक है माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट बिल के विरुद्ध सत्याग्रह, महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह एवं वाइकोम सत्याग्रह में से गांधी जी किससे संबंधित नहीं है? तो गांधी जी महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है मैं चाहता हूं कि अलग अलग रेजिमेंटों में भिन्न और प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख हिंदू पर और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचक के गोली दाग सके। यह कथन किसका है? यह कथन चार्ल्स वुड का है। अगला प्रश्न फिर सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ नाटककार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी नाटकों के नाम दिए गए हैं और सभी तथ्य सही सुमेलित है। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग है। विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल और गिरीश कर्नाड का हैवदन है, और वहीं हबीब तनवीर का आगरा बाजार एक प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी सही सुमेलित तथ्यों पर ही आधारित है। तो माइकल फूको द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, एडवर्ड सईद कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, और हेडन वाइट मेटा हिस्ट्री, और मार्क ब्लॉक हिस्टोरियंस क्राफ्ट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेश करना है। इतिहास की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो इतिहास की यह परिभाषा जीपी गूच की है। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के स्रोत तुहफात उल हिंद में से जिस बोली में विशाल शब्दावली दी गई है वो बोली है ब्रज बोली। अगला प्रश्न है प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के तक चला, उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? तो प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध के बाद यंदाबू की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत के इतिहास में तैमूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी, इसे किसने अंजाम दिया था? तो इसे मार्किस ऑफ रिपन ने अंजाम दिया था। अगला प्रश्न है 1946-47 के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था मीर उस्मान अली। अगला प्रश्न है इस बहस का कभी अंत नहीं हुआ कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का अविलक्षण विकास या गतिरोध था या उत्तरोत्तर गरीबी बढ़ी थी। इस बहस के अनिर्णित चरित्र का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका था संबंधित गुणात्मक आंकड़े अपर्याप्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्तियों की स्थितियों के बारे में लिखा है कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? तो ये हॉल्ट मैकेंजी ने लिखा है। अगला प्रश्न वह मुसलमान विचारक जिसने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था, वो थे जमाल उल दीन अफगानी। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ प्रमुख राष्ट्रवादी महिलाओं के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्यकलाप हैं और सभी तथ्य सही सुमेलित हैं। सरोजिनी नायडू के कार्यकलाप ने धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित किया था। अरुणा आसफ अली भूमिगत आंदोलन की एक प्रमुख नेता थी और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जो हैं आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी।
अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे पीसी महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। अगला प्रश्न जो है वो भी सही सुमेलित तथ्यों पर ही आधारित है। एक तरफ लेखक, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के नाम दिए हैं। तो के आर कानूनगो की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द जॉर्ड्स, रघुवीर सिंह की पुस्तक है मालवा इन ट्रांजिशन, और जेडी कनिंघम की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, और जेम्स ग्रांट डफ की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द मराठास। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में वह प्रांत जिसने निजी कंपनियों को निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया था? मद्रास। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, एडी श्रॉफ, अंबालाल साराभाई एवं बालचंद हीराचंद में से वह उद्योगपति कौन है जो 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षर करता थे? तो 1936 में बॉम्बे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षरित करने वाले उद्योगपतियों में पुरुषोत्तम ठाकुरदास एवं बालचंद हीराचंद थे। अगला प्रश्न है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में मूल्यांकन है कि हैदर एक सुधारशील राजा था और उसने कुछ नवप्रवर्तन प्रदर्शित किए। टीपू एक नवप्रवर्तनशील राजा था और उसने कोई सुधार नहीं किए। तो ये कथन है मार्क बिलिक्स का। अगला प्रश्न है, वह रियासती शासक जिसने एन.ए. महोदय द्वारा अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया है, क्योंकि उन्होंने खुलकर यह घोषणा की कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखें, तो वो सिंधिया थे। अगला प्रश्न है, कामगार छत पूरक अधिनियम कब पारित हुआ? कामगार छत पूरक अधिनियम 1923 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, जिसके बारे में कैप्टन सिंडेना ने लिखा, वह लूट मार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं। तो पिंडारियों के बारे में कैप्टन सिंडेहनम ने ये लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। तो इस मत का जो है समर्थन सर विलियम ली वार्नर ने नहीं किया है। 1932 के ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की गई थी कि इससे भारत की अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब हुई थी? तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना 1825 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी। तो 1937 में ऐसी अपील की गई थी। अगला प्रश्न है, वह चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ भी और बताते हो, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाएं। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान किसने बताया है? तो भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की आत्महत्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया है। अगला प्रश्न है, फक्र अफगान की उपाधि किसे मिली थी? तो खान अब्दुल गफ्फार को फक्र अफगान की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ प्रमुख साहित्यिक लेखक और दूसरी तरफ उनकी लेखनी की भाषा लिखी गई है। तो राधानाथ रे उड़िया भाषा के लेखक थे, सुब्रमण्यम भारती तमिल में लिखते थे, वहीं भाई वीर सिंह पंजाबी में और केरल वर्मा मलयालम भाषा में लिखते थे। अगला प्रश्न है वो सही सुमेलित तथ्यों पर भी आधारित है। एक तरफ प्रमुख लेखक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। ए.एल. वासम की पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया। डी.डी. कौशाम्बी की पुस्तक है इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और के.पी. जायसवाल की पुस्तक है हिंदू पॉलिटी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। आर.जी. भंडारकर की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पैर से चलाने वाले करघे यानी ट्रेडल्स का वर्णन पहली बार कब मिलता है? तो 1468 और 69 में मिलता है। 1442-43 में मांडू में अस्पताल बनवाया था और यह निर्देश दिया था कि वहां इस्लामी और ब्राह्मणी दोनों तरह के चिकित्सकों की सिफारिश के मुताबिक दवाएं मंगाई जाएं। तो सुल्तान महमूद खिलजी ने मांडू में 1442-43 में अस्पताल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ प्रमुख संस्थाएं, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं और जो कि सारे सही सुमेलित हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बर्लिन से संबंधित है, पैन आर्यन सोसाइटी न्यूयॉर्क से, इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन, और युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को
में था। अगला प्रश्न है, हर सच्चा इतिहास समकालीन इतिहास होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बेनिडिटो क्रोशे का। अगला प्रश्न है, अरकान के इतिवृत्तों के अनुसार प्रथम भारतीय राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम भारतीय राजवंश की स्थापना वाराणसी के एक राजकुमार ने की थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में कई राज्यों के संस्कृत अभिलेखों में भारत के किस सम्मत का उल्लेख हुआ है? तो भारत के शक सम्मत का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने 1909 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में सर कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो वो थे मदनलाल ढींगरा। अगला प्रश्न है, वह जो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रबल समर्थक थी जिन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने के लिए अथक प्रयास किए और मुस्लिम लीग के अनेक अधिवेशनों को संबोधित किया? तो वो थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, आजादी का कवि और तमिल साहित्य में पुनर्जागरण का कवि किसे कहा जाता है? तो आजादी का कवि और तमिल साहित्य में पुनर्जागरण का कवि सी सुब्रमण्य भारती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी और क्रांतिकारी मानवतावाद के लिए किसे जाना जाता था? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। अगला प्रश्न है, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अगस्त ऑफर किसने प्रस्तुत किया था? तो अगस्त ऑफर जो है वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो क्षेत्रवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा E.H. कार की है। अगला प्रश्न है, 1884 से 88 में एक 22 वर्षीय हिंदू महिला को उसका पति बंबई हाई कोर्ट ले गया, उस केस का नाम क्या था? उस केस का नाम था रुक्माबाई दादाजी केस। अगला प्रश्न है, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब की थी? तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा हरिद्वार में की गई थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाला कब दिया गया था? तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाला 1907 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो PM बापट ने किया था। प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्कन में से वह स्थल जहां पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ कि मिफ्ताह उल फुजाला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया? तो ये मालवा में विकसित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, योमनंदलाल बोस में से राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था? तो राष्ट्रवादी चित्रकार माइकल मधुसूदन दत्त नहीं थे। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाई गए सर्वदलीय सम्मेलन में M.R. जयकर, सरदार मंगल सिंह, सर अली इमाम तथा मोहम्मद शफी में से किसने भाग नहीं लिया था? मोहम्मद शफी ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, एडमिन मोंटेग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति को ऐतिहासिक घोषणा कब की थी? तो इस ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, रविशंकर व्यास में से चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं थे? तो रविशंकर व्यास जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं थे। अगला प्रश्न है, बीड़ा दास, कल्पना दत्त, मैडम भीकाजी कामा एवं तोरू दत्त में से महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध नहीं थी? तो तोरू दत्त नहीं थी। तोरू दत्त एक प्रमुख कवित्री हुई हैं। अगला प्रश्न है, लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला? तो लेखन में विकास के सिद्धांत को 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध इतिहासकारों के द्वारा आधार मिला था। अगला प्रश्न है, विलियम कैरी, मॉन्टलम्बर्ट, जोशुआ मार्शमैन, विलियम वार्ड में से बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था? तो बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से मॉन्टलम्बर्ट जो है वो संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? मूल तत्व निहित था भारत से एक तरफा निर्यात के लेकर के। अगला प्रश्न है, 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? KG गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, मद्रास प्रेसिडेंसी 1866-67, राजपूताना 1868-69, बंगाल 1860-61 तथा उड़ीसा 1866-67 में आए अकालों में से वह
जिसे विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया तो वो था उड़ीसा का 1866-67 में आया पड़ा अकाल। अगला प्रश्न है, पंजाब और बंगाल की सीमाओं की चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रैडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? तो केवल 5 सप्ताह का समय दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1962 में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव बने थे। तो भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए कोलंबो प्रस्ताव बने थे। अगला प्रश्न है, परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। तो वो थी राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारत का जो शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था वो था टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन था। तो 5% गारंटित लाभांश का आश्वासन था। अगला प्रश्न है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र को उबैद उल्ला सिंधी और बरकत उल्ला ने संगठित किया था। अगला प्रश्न है, जनरल बिल यानी सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रवर्तक रूसो था। अगला प्रश्न है, मुजन्नस, तुर्की, ताजी तथा जांगला नस्लें थी। तो ये सब घोड़ों की नस्लें थी। अगला प्रश्न है, गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था ज्यूडिथ ब्राउन ने। अब घटनाओं का सही क्रम दिया गया है। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद में आता है बेबल प्लान। अगला प्रश्न, 1937 से 39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध था तो फिरंगी महल से था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत किस ग्रुप के विचारकों का था? ये उपयोगितावादी ग्रुप के विचारकों का था। अगला प्रश्न है, वह नीति जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करने के लिए अपनाया तो वो थी न्यू डील। उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था? तो उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता जेरेमी बेंथम था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है। ये कथन किसका है? ये कथन रामप्रसाद बिस्मिल का है। अगला प्रश्न है, नौ राष्ट्रवादी किसे कहा जाता था? तो गरम दल को नौ राष्ट्रवादी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता किसने लिखी थी? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, इसके अभिनंदन में सुब्रमण्य भारती ने कविता लिखी थी। अगला प्रश्न है, मेरा प्रत्येक लघुतम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। ये कथन किसका है? ये महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन है। अगला प्रश्न है, 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य से किया गया था? तो महिला शिक्षा में वृद्धि करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए थे। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो पंचायती राज को सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। अब राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताएं। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है इब्न खल्दून का। अगला प्रश्न है, सामान्य आकलन के अनुसार 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो लगभग 85% जनसंख्या 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण जनसंख्या थी। राठौर विद्रोह से संबंधित सही कथन क्या है? तो औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौरों एवं मेवाड़ों के राणा राज सिंह ने समर्थन दिया था। आदि जो है राठौर विद्रोह से संबंधित कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बंबई को हस्तगत करने से पहले उस पर अधिकार किसका था? तो अंग्रेजों से पहले बंबई पर पुर्तगालियों का अधिकार था। अगला प्रश्न है, बेना की बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। यह कथन किसका है? यह कथन मोरलैंड का है। अगला प्रश्न है, जिस विद्वान का यह तर्क है कि पूर्व उपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी, तो ये कथन A.I. चिचरौ का है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यवादी, मुक्त व्यापार वाणिज्यवादी, पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला प्रश्न है, वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो वो थी बीना दास। अगला प्रश्न है, 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक किसे कहा जाता है? तो विधानसभा का जनक नारायण मल्हार जोशी को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है गलघोटू अधिनियम किस अधिनियम को नाम दिया गया था? तो गलघोटू अधिनियम देशी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 को दिया गया था। अगला प्रश्न है उस इतिहासकार का नाम जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया है, तो वो थे रोमेश चंद्र दत्त। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की ज्वालामुखी यानी फायर ब्रांड के नाम से प्रसिद्ध थी, तो वो थे एस सत्यमूर्ति। अगला प्रश्न है नाभा और जींद के शासकों ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें क्या भेंट दी थी? तो कीमती उपहार उन्हें भेंट में दिए थे। अब सही सुमेलित तथ्यों को देखते हैं। एक तरफ देशी रियासतों के नाम, दूसरी तरफ उनकी तोपों की सलामी का अधिकार जो है वो संबंधित तथ्यों पर आधारित है। सांगली जो है उसे 9 तोपों की सलामी का अधिकार था, ग्वालियर को 21 तोपों की सलामी का अधिकार था, धौलपुर को 15 तोपों की सलामी का अधिकार था और कच्छ को 17 तोपों की सलामी का अधिकार था। अब एक तरफ और सही सुमेलित तथ्य दिए हैं जिसमें एक क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन माउंटबेटन प्लान बल्कन से संबंधित है, लॉर्ड लिथगो अगस्त आफर से और बेबल ब्रेकडाउन प्लान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है वह आसन्न समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा, वो थी सांप्रदायिक एवं शरणार्थियों की समस्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर ही आधारित है। एक तरफ प्रमुख व्यक्ति और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के नाम दिए हैं, तो लुसियन फेवरे जो हैं उनकी पुस्तक है द रीजन्स ऑफ फ्रांस फ्रेके काम्टे, और मैक्स ब्लॉक की पुस्तक है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, एमानुएल एल आर लडूरी की पुस्तक है द पीजेंट ऑफ द लैंग्यूडोक, और फर्नांड ब्राडल की पुस्तक है द मेडिटेरेनियन। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास लेखन में प्रगति का विचार किससे संबंधित है? तो प्रगति का विचार प्रबोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है समग्र इतिहास की संकल्पना इतिहास लेखन विचारधारा में से किससे संबंधित है? तो कालवृत्त विचारधारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं D.F. फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है पूर्व आधुनिक कालीन यूरोपीय राजाओं की बात उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर नहीं करते थे, यह कथन किसका है? यह कथन भी J.F. रिचर्ड्स का है। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ प्रमुख संस्थाएं और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं, सभी तथ्य सही सुमेलित हैं। तो खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ष 1661 में मद्रास का गवर्नर कौन था? तो वर्ष 1661 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर फॉक्स क्राफ्ट था। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम के आगमन के सम्मान में किया गया था। अगला प्रश्न है वेद समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया? तो के श्रीधरलू नायडू ने चलाया था। वायसरायों का सही कालक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले सर जॉन लॉरेंस, फिर अर्ल ऑफ डफरिन, फिर लॉर्ड रीडिंग, फिर अर्ल ऑफ बिलिंगटन। अगला प्रश्न आयोगों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले सैडलर आयोग, फिर राधाकृष्णन आयोग, फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके बाद कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक कर्मठ कार्यकर्ता और स्वप्नों का गुण स्वप्न दृष्टा के गुणों का अनोखा संगम किसने कहा है? तो सरोजनी नायडू ने कहा है। वैकम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल से किस लिए प्रारंभ किया था? तो मंदिर के द्वार निम्न जातियों अथवा अवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाने हेतु शुरू किया था। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है यह घोषणा की थी कि उत्तर आधुनिकवादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है, तो यह घोषणा आर्थर मार्विक ने की थी। तो साथियों ये था टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास के विविध प्रश्नों का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, जो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं रिवीजन के रूप में आप सभी के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वन लाइनर रिवीजन का पार्ट 3 लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।